नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। आज मैं बात करूंगी एंसेस्टर्स कर्मा के ऊपर और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मुझे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था, तो उसी के ऊपर मैं आज की ये वीडियो बना रही हूँ कि एंसेस्टर्स कर्मा क्या होते हैं। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि एंसेस्टर कर्मा को कैसे हील करना है, लेकिन उससे पहले हम सभी को ये जानना ज़रूरी है कि एंसेस्टर कर्मा होते क्या हैं और ये कैसे और कहाँ से पाए जाते हैं हमारे जीवन में। उसके बाद मैं हीलिंग की प्रोसीड्योर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। इस वजह से इसका मुझे पार्ट में बताना पड़ रहा है, क्योंकि एंसेस्टर कर्मा यूँ समझ लीजिए कि 100% में 80% हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन में या फिर साधारण लोगों के लिए भी एंसेस्टर्स कर्मा बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में कितना हद तक खुश रह सकता है और क्या क्या पा सकता है, क्या नहीं पा सकता है। और ख़ास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में तो मैं कहूँगी कि 80 नहीं बल्कि 90% हमारी यूनियन, हमारी सोल मिशन, हमारी लाइफ पर्पस, हमारी मैरिज, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करती हैं तो एंसेस्टर कर्मा की वजह से ही डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि एंसेस्टर कर्मा होते क्या हैं। तो आप लोग अपने घर में हर एक जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं वो सभी मिलाने की कोशिश कीजिए कि आप लोगों के घर में ऐसा क्या क्या है जो आप लोग डिकोड कर पा रहे हो मेरी बातों से। तो एंसेस्टर कर्मा कहाँ से आते हैं, किस वजह से आते हैं, इस पे मैं सबसे पहले फोकस डालना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली एंसेस्टर कर्मा होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले जो मैं बता दूं कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, मतलब थे, हमारे जो पूर्वज थे, जैसे हमारे दादा दादी, हमारे परदादा परदादी, हमारे मम्मी के साइड का ले लीजिए तो नाना नानी, मामा मामी, कोई भी हो, या फिर हमारे कभी कभी चाचू ताऊ चाची ताई, जो भी हो। कभी कभी हमारे घर में बच्चे भी डेथ हो जाते हैं। कभी कभी बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका मिसकैरेज हो जाता है या फिर अबॉर्शन करवाते हैं लोग। तो ये सारी भी एक वेरीफाइड होती है। अभी आप मिला लो कि आपके पर्सनल पैटर्न, आपके लाइफ में पर्सनल पैटर्न आपके क्या क्या चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो एंसेस्टर कर्मा क्रिएट करता है वो होता है कि आपके घर में अगर कोई डेथ बिना वजह हुई हो, मतलब बिना एज के, जैसे उनकी एज नहीं थी, वो और ज़्यादा 10 साल 20 साल जी सकते थे, या सडन एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई भी सोल चली गई, या फिर सडन कोई डिजीज़ हुई, जिस डिजीज़ में वो इंसान चला गया, वो सोल चला गया, उसको और ज़्यादा जीने की इच्छा थी, अभी और ज़्यादा 5 साल 10 साल जीने की इच्छा थी। जैसे वो अपने नाती नतनी की मैरिज देखना चाहते थे, अपने बेटा बेटी की मैरिज देखना चाहते थे, या फिर अपने नाती पोता को खेलते हुए देखना चाहते थे, बड़े होते हुए देखना चाहते थे अपनी, या फिर जो सोल चली गई उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई थी कि वो उनको घर बनाना था, कहीं घूमने जाना था, यहाँ तक कि ये सारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी सोल को अपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होती है, जैसे बेटे बेटी की शादियाँ करवानी हो, या फिर घर बनाना है, या फिर कोई गाड़ी खरीदनी हो। ये सब तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन बहुत सारे सोल, क्या होता है ना, जब मिडिल क्लास में कोई लोग रहते हैं तो क्या होता है कि सोल कई बार अपने हर एक इच्छाओं को मार के अपने बच्चों के लिए, अपने नाती नतनी के लिए, अपने पोते पोती के लिए ना जाने कितना कुछ सेक्रीफाइस करते रहते हैं। और ऐसे में वो अपनी इच्छाओं को दबा के रखे रहते हैं कि करूँगा,
बाद में करूँगा, जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएंगी तब मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने जाऊंगा या फिर अपने बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगा। तो ये सारी इच्छाएं भी अगर किसी सोल की बाकी रह गई थी और उसे पूरा किए बगैर वो चले गए, ये भी उनकी एक अतृप्त इच्छा ऐसी रह जाती है जो कि उन्हें मुक्त होने नहीं देती। तो ये एंसेस्टर के कर्मा में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई सोल जो अपनी कोई ख्वाहिश को पूरी नहीं कर पाई, जैसे कि मैरिज देखना था उनको अपने नाती नतनी का, अपने पोता पोती का, या फिर कुछ भी और था वो नहीं कर पाई, तो वो भी उनकी अतृप्त इच्छा में शामिल हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी किसी पर्सन को हम देखते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा हाई डायबिटीज़ हो गई है या फिर उन्हें बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हो जाती है जहाँ पे उन्हें कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया जाता है और हम उन पे पाबंदियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना, आपको ज़्यादा तीखा नहीं खाना, आपको ज़्यादा मसालेदार नहीं खाना। ऐसे में क्या होती है कि उनकी सोल जो है ना वो ललायित होती रहती है कि मुझे ये करना था, मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई। तो ऐसे में जब उनकी डेथ होती है तो वो सोल भी बहुत ज़्यादा एक गर्जिश में रहती है और वो तृप्त नहीं हो पाती हैं। तो ये सब कुछ जो है ये छोटे छोटे से कर्मा क्रिएट हो जाती हैं क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही थी, ठीक है। इसके अलावा जो बड़े बड़े कर्मास क्रिएट होते हैं वो क्या होते हैं कि आप नहीं जानते कि आपके 7 पुष्ट से, मतलब कहते हैं ना कि 7 पिष्ट से हमारे जीवन में क्या चल रहा है, ठीक है। पीढ़ियों दर पीढ़ी क्या चलते आ रहा है, हम तो ज़्यादातर 3-4 पीढ़ी को ही पहचान पाते हैं। ज़्यादातर अगर हमने देखा होगा तो परदादा परदादी को देखा होगा, दादा दादी को देखा होगा, मम्मी पापा को देखा होगा, या फिर अभी की पीढ़ी, मतलब 4 पीढ़ी से हम लोग कनेक्टेड हो पाते हैं। उसके पहले की जो पीढ़ियाँ होती हैं उसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं रहता, कुछ मालूम भी नहीं रहता। लेकिन आप देखो तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जैसे जो पहले के एकदम पहले पुराने ज़माने के लोग हुआ करते थे, तो बहुत सारे लोग होते थे जो बहुत धार्मिक हुआ करते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो धर्म को मानते तक नहीं थे, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, ज़्यादा किसी पूजा पाठ में नहीं रहते थे, या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एंसेस्टर कर्मा को क्रिएट करती हैं, बिल्डअप करती हैं, ठीक है। जैसे धर्म को ना मानना या फिर पूजा पाठ ना करना, अपने मर्जी के अनुसार किसी को जीने नहीं देना। जैसे पहले के जो पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग होते थे तो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी पर्सन होते थे, अपने बहुओं पे अत्याचार करना, शोषण करना, अपने बेटों की ना सुनना, पोतियों को ना सुनना। यहाँ तक बहुत सारी ऐसी पीढ़ियाँ हैं जो बेटी को अमान्य मानती है, मतलब बेटी को उतना इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया जाता। उनके घर में ना बहुओं को उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ना कि बेटियों को उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है। बेटों के लिए हमेशा बेटियों को सेक्रीफाइस करने पे मजबूर किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हमारे पूर्वज करके गए हैं तो ये एंसेस्टर कर्मा में ऐड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी सोल इस ऋण से मुक्त नहीं हो पा रही है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कर्सेस तो रहते ही हैं कि किसी को मतलब बुरा भला कह दिया, किसी को उटपटांग कह दिया, या फिर किसी से जेलसी फील करके चले गए, या फिर वो जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए तो दूसरों को देख के हमेशा वो ललायित होते रहे। वो खास करके जो लेडी होती थी पहले के पूर्वजों में, जो पहले की पीढ़ियों में जो लेडी होती थी, वो अपने आप को, अपनी सारी इच्छाओं को मार के अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करती ही चली जाती थी। अपनी ख्वाहिशों को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, या फिर हम देखते हैं ना ऐसा होता है, ठीक है। तो ये भी उनकी एक अतृप्त इच्छा कर्मा में ऐड हो जाती है, जिस वजह से वो सोल जो है ना वो भटकते रहते हैं और मुक्त नहीं हो पाते कभी भी, ठीक है। ऐसे में अब मैं आप लोगों को बता दूं कि
हम लोग अपनी जर्नी में सफ़र क्यों करते हैं और किस वजह से हमें जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, किस वजह से उनके एंसेस्टर उनके सोल को चूज़ करते हैं कि वो उनको मुक्त करे, तब जाके आपकी जर्नी आगे चलेगी। तो एंसेस्टर कर्मा में क्या क्या आ जाता है, जैसे आप देखोगे कि आपके घर में बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, हर लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मनी ब्लॉकेजेस को फेस करते रहते हो। पैसे आते तो हैं बट वो खुली हाथों से चले भी जाते हैं, मतलब फ़्लो में बहे जा रहे हैं। आप लोग सेविंग्स नहीं कर पा रहे हो। मिडिल क्लास हो तो मिडिल क्लास ही हर कोई रह रहा है, उससे आगे नहीं निकल पा रहा है। ये सब कुछ जो है वो एंसेस्टर कर्मा में शामिल होता जाता है। और मैं ये पैटर्न बता रही हूँ कि आप लोग कैसे समझ पाओगे कि हम लोग किस पैटर्न को एंसेस्टर कर्मा के बीच में हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ें जो होती हैं, मैं वो 2-4 एक्सप्लेन करूँगी जिससे आप समझ सको, जिससे कि अगर मान लो आप लोगों के घर में कोई बार आप लोग अपने पूर्वजों से मिला के देखो कि किसी की मृत्यु अगर हो रही है तो कोई एक्सीडेंटल ज़्यादा मौत हो रही है, या फिर डिजीज़ की वजह से किसी की कोई सोल मुक्त हो जा रहा है, या फिर आप लोग देखो कि कोई मेंटलिटी डिसबैलेंस्ड है क्या आप लोगों के घर में किसी भी पीढ़ी में, ठीक है, वो एंसेस्टर कर्मा में ऐड होगा। इससे एंसेस्टर कर्मा मतलब समझ लो कि आप लोगों के जंक डीएनए से ये चली आ रही है, ठीक है। अभी जंक डीएनए कैसे क्रिएट होता है वो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो आप लोग ये मैच करो, आप लोगों के घर में पीढ़ी दर पीढ़ी डाइवोर्स हो रहा है, 2 मैरिज हो रहे हैं, डबल मैरिज का रिवाज है, या फिर लड़कियों को लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं अपने फैमिली में, मतलब बहुत कुछ अपने भाई से ज़्यादा, लड़कों से ज़्यादा बढ़ के वो अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हैं, बट फिर भी उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। भाई को ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है क्योंकि वो लड़के हैं। हमेशा लड़कियों को एक डीमोटिवेट किया जाता है। अगर इस तरह की है, अगर आपके फैमिली में मैं देखो कि ताऊ चाचा चाची के बीच, भैया भाभी के बीच डिवाइन रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो वो एंसेस्टर कर्मा की वजह से है कि आपके एंसेस्टर प्रसन्न नहीं है आप लोगों से, ऐसा भी आप मान सकते हो। इसके अलावा अगर आप लोग देखो तो मनी ब्लॉकेजेस, ठीक है, वो भी एंसेस्टर कर्मा की वजह से है। अगर आपका कोई पुरानी कोई ज़मीन है, या फिर पुरानी कोई घर है जिसको आप रिपेयर कराना चाहते हो या फिर बनाना चाहते हो और वो बन नहीं पा रहा है, तो वो भी एंसेस्टर के ना चाहने की वजह से ही होती है। यहाँ तक कि मैं इतना बता दूँ कि हमारी एक अच्छी लाइफ, मतलब हमारा खाना पीना उठना बैठना, अच्छी लाइफ स्पेंड करना, ये सब कुछ एंसेस्टर के वजह से ही होता है। मतलब कहते हैं ना कि अगर हम जितना ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करने की कोशिश करते हैं, डिवाइन को हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन हम एंसेस्टर की तरफ फोकस नहीं करते उतना ज़्यादा। लेकिन मैं इतना बता दूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि अगर आपके एंसेस्टर्स आपसे खुश नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं पा सकते। यहाँ तक कि आपके भले ही डिवाइन चाहे, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी। क्या आप लोगों को पता है कि हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हम भगवान से मांगते रहते हैं, भगवान को पूछते रहते हैं, लेकिन हम भगवान से जो चीज़ें मांग रहे हैं भगवान भी हमें तब देते हैं जब हमारे एंसेस्टर्स हमें देना चाहते हैं। भगवान भी हमें देने से पहले हमारे एंसेस्टर्स से जाके पूछते हैं कि तेरे बच्चों को ये चीज़ें चाहिए, क्या मैं उसको दे दूँ। अगर आपके एंसेस्टर्स आपसे प्रसन्न हैं तभी भगवान को वो बोलते हैं कि हाँ आप दे दीजिए, तभी डिवाइन भी हमें देने के लिए विवश होते हैं। और अगर आपके पूर्वजों से पूछा गया कि तेरे पूर्वज, तेरे संतान इस चीज़ों को चाह रहे हैं, क्या मैं उसे दे दूँ, और अगर आपके पूर्वज ने मना कर दिया तो डिवाइन भी आपको कभी नहीं दे सकता, कभी भी नहीं दे सकते। यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके डीएम के साथ आपकी यूनियन, सोल मिशन कंप्लीट करना, लाइफ पर्पस कंप्लीट करना, आप अपनी जर्नी में
स्टक रहोगे या आगे बढ़ोगे, ये सब कुछ हमारे एंसेस्टर्स की वजह से ही होती है। बिकॉज़ डिवाइन तो हमेशा चाहते हैं हमें हमारी यूनियन को देना, क्योंकि डिवाइन की सोल मिशन कंप्लीट होनी है, तो डिवाइन हमेशा हर पल हमारी यूनियन को देना चाहेंगी, हमारी हेल्प करना चाहेंगी। लेकिन अगर हमारी जर्नी में कुछ बाधाएं आती हैं तो वो हमारे एंसेस्टर्स के साइड के तरफ से ही आती हैं। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं डंके की चोट पे कि अगर आपके एंसेस्टर्स चाहेंगे तभी आपकी यूनियन पॉसिबल है। अगर आपके एंसेस्टर्स नहीं चाहेंगे तो आपके एंसेस्टर्स ने अगर चाहा तो आपकी मैरिज आपके कार्मिक के साथ ज़रूर से ज़रूर करवा देंगे, ठीक है। अगर आपकी मैरिज आपके कार्मिक के साथ होती है तो उसकी वजह एंसेस्टर्स ही होते हैं, क्योंकि वो हमें सफरिंग पीरियड देते हैं ताकि उन्होंने जो सहा है वो हमें समझाना चाहते हैं कि उनकी सोल किस किस चीज़ों से होकर गुजरी है, ठीक है। ऐसे में वो कभी समझ ही नहीं पाते। मतलब एक बात होती है ना कि अगर आपके मम्मी सपोज़ मान लो कि आपके मम्मी जैसे हमारे पूर्वज हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि किसी ने अगर किसी से प्यार नहीं किया है तो कभी नहीं समझ पाता है कि वो अंदर से प्यार वाली फीलिंग्स क्या होती है ना, वो तड़प क्या होती है। हम लोग एक दूसरे की पेन को क्यों समझ पाते हैं? इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि हम सब उस दर्द से होकर गुजर रहे हैं। अगर यहीं पे कोई एक आम पर्सन हो तो क्या हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी को कोई समझ पाएगा? एक नॉर्मल पर्सन से जाके पूछो, वो तो हमेशा ट्विन फ्लेम जर्नी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरह से ही देखते हैं। तो हमारे साथ किस तरह की अवेकनिंग हो रही है, हमारे साथ डिवाइन क्या क्या सिम्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सब कुछ क्या एक नॉर्मल पर्सन को कभी भी हम समझा पाते हैं? नहीं समझा पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हमारे एंसेस्टर्स सफ़र करते 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 चले जाते हैं ना, तो उन्हें भी कोई आइडिया नहीं होता कि इस तरह की कोई जर्नी हो भी सकती है क्या, इस तरह का कुछ हो भी सकता है क्या। तो हमारे एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं? हमारे एंसेस्टर्स पहले ये चाहते हैं कि पहले मैंने तेरे सोल को चुना है, तुझे पहले हमें मुक्त कराना है। अगर तू मुक्त करा पाती है तभी हम तुझे ब्लेसिंग्स के रूप में वो चीज़ें देंगे जो तुझे चाहिए, नहीं तो तू भी वो सफ़र करेगी जो हम लोग सफ़र करके आए हैं। तो यही बातें होती हैं जो हम लोग अपने जर्नी में मनी ब्लॉकेजेस को फेस करते हैं, या फिर हमारे यूनियन के साथ में यूनियन नहीं हो पाती है, हमारा जो ऑन ऑफ रहता है, यहाँ तक कि हमारा अच्छा जॉब ना मिलना, हमारे लाइफ में हमारा अच्छे से स्टैंड ना कर पाना, हमारे बहुत सारे डिजीज़ पे फंसे रहना, हम जो स्टक फील करते हैं, या फिर ये जो जितनी भी सफरिंग वाली पीरियड होती है ना आपकी, जो बार बार आप एक कदम आगे बढ़ रहे हो, 2 कदम पीछे आपको खींची जा रही है। साथ ही साथ ये जो ब्लैक मैजिक, एविल आई, कर्सेस, जादू टोना, नेगेटिव एनर्जी का अटैक, ये जो कुछ भी सफरिंग पीरियड हो रहता है वो सिर्फ़ और सिर्फ एंसेस्टर्स कर्मा की वजह से रहता है। और जिन लोगों के कुंडली में पितृदोष है उन लोगों का तो रहता ही रहता है, लेकिन हर किसी को ट्विन फ्लेम जर्नी में हर किसी को चाहिए कि वो अपने एंसेस्टर्स को सबसे पहले खुश करे। डिवाइन के साथ साथ अगर आप अपने एंसेस्टर्स को भी लेके चलते हो तो आपकी जर्नी में कभी भी कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकते। और यकीन मानिए ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, मैं पार्ट 2 पार्ट 3 पर पता नहीं कितनी सारी पार्ट बने, बट आप लोग पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, एक एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करना, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली एंसेस्टर्स क्या भूमिका अदा करते हैं हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में। फ़िलहाल के लिए तो मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर डिवाइन के आदेश से लेके आऊँगी और क्लियर करूँगी पूरी तरह से कि पितृदोष से कैसे निपटारा पाया जा सकता है और क्या कर सकते हैं। हाँ, मेरी दूसरी मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार किया है एंसेस्टर्स के बारे में, तो आप मेरी सारी वीडियोस को, मेरी पुरानी भी कुछ वीडियोस हैं, आप उन्हें भी जाके सुनिए, तो आप लोगों को ज़रूर समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली एंसेस्टर्स क्या होता है और हम मुक्ति के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वो भी सुनिए, मैं नई वीडियोस भी और लाऊंगी, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग से
पिछले 2 सालों से मैं एंसेस्टर्स के ऊपर काम कर रही हूँ, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर, और जो जो चीज़ें मैंने किया है और जो जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है वो सब कुछ आपसे बिल्कुल ईमानदारी के साथ शेयर करूँगी, और उम्मीद करूँगी कि आप लोग समझिए और उसके बाद आप लोग करिए। क्योंकि हम डिवाइन को चाहे जितना भी प्रसन्न कर ले, पर जब तक एंसेस्टर्स प्रसन्न नहीं होंगे, जब तक एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमें नहीं मिलेगी, हम अपनी जर्नी में कभी यूनियन नहीं पा सकते, कभी आगे नहीं जा सकते। ठीक है, बस इतना याद रखना। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय शिव शक्ति, जय महाकाली माँ। थैंक यू माय एंसेस्टर्स एंड राधे राधे।